Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. Yesterday I gave you some questions based on budget. So in this video I will be giving you the answers for them. तो अगर आपने वो वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो पहले जाके उनको आंसर करने का ट्राई कीजिए, देन ओनली कम फॉर द आंसर्स. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि यूनियन बजट. तो इसका आंसर है आर्टिकल 112. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट एएफएस. तो इसका आंसर है बी, दैट इज 1 and 4. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि जो रेवेन्यू अकाउंट का एक्सपेंडिचर होता है वो अलग से शो किया जाता है फ्रॉम द अदर एक्सपेंडिचर ऑन अदर अकाउंट्स. तो ये रेवेन्यू का अलग होता है, कैपिटल का अलग रहता है. एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज एक्सपेंडिचर विच डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ द एसेट्स. वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो वो किस में आता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है. अब सेकंड और थर्ड क्यों गलत थे? बिकॉज रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स आर शोन अंडर 3 पार्ट्स, नॉट 2. कंसोलिडेटेड, कंटेंजेंसी और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. और थर्ड स्टेटमेंट था कि रेवेन्यू बजट में बस टैक्स रेवेन्यूज आते हैं. तो ये भी गलत है क्योंकि टैक्स के साथ में नॉन टैक्स रेवेन्यू आते हैं, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही था. तो उसका आंसर है ए, कि जो डिफरेंस होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स का, वो रेवेन्यू डेफिसिट में आता है. बी एंड सी वर इंटरचेंज्ड. तो जो ये बी वाली डेफिनेशन है वो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट की है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर और रिसीट्स का जो डिफरेंस रहता है उसमें भी बोरोइंग्स को यदि हटा दिया जाए तो वो आता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट. और ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट्स घटा दें तो वो आएगा ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, दैट इज सी. ठीक है, सो बी एंड सी आर इंटरचेंज. फाइन. नाउ क्वेश्चन 4 कि पीएम किसान के बारे में इनमें क्या सही था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री किसान निधि. प्लीज ये फुल फॉर्म याद रखिएगा. देन सेकंड स्टेटमेंट गलत था, दैट इज कि ये जो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है 6,000 रुपीज़ का पर ईयर का, ये सारी फार्मर फैमिलीज को नहीं जाएगा, ये केवल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जाएगा जिनका लैंड 2 हेक्टेयर से कम है. ओके, और थर्ड स्टेटमेंट वॉज करेक्ट कि 2,000 रुपीज़ डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, इट विल बी डीबीटी. और ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में किया जाएगा. ओके, सो द आंसर इज डी, दैट इज 1 and 3. फाइन. ना फिफ्थ क्वेश्चन कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का पर्पस क्या है. तो इसके देख लेते हैं आंसर स्टेटमेंट्स क्या है. सबसे पहला है कि अपस्केल करना जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ काउ रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है. सेकंड इज एनहांस प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ऑफ काउस, दिस इज ऑल्सो फाइन. नाउ थर्ड इज टू प्रिवेंट काउ स्लॉटर एंड इलीगल ट्रेडिंग ऑफ काउ. तो ये काम का कहीं पे भी पर्पस नहीं लिखा हुआ है, सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फोर्थ इज लुक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर काउ, बिल्कुल सही है. सो द आंसर शुड बी 1, 2 and 4, दैट इज बी. नाउ सिक्स क्वेश्चन वेरी इजी कि 22nd एम्स कहाँ सेटअप किया जा रहा है. प्लीज इस स्टेट को याद रखिएगा, हरियाणा की बात की गई थी बजट में 22nd एम्स के लिए. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट आर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र मेड फॉर. सो द आंसर फॉर दिस इज ए. यहाँ पे कुछ कार्डियक स्टेंट्स या ऐसा कुछ नहीं है जेनेरिक मेडिसिन बनाने का, ना ही ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है. दिस इज ओनली टू प्रोवाइड मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस. नाउ एट्थ क्वेश्चन इज वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड इज टू बी सेटअप फॉर. ये याद रखना कि बजट में बात की गई थी वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड और एक कमेटी बनाए जाने की नीति आयोग के अंडर, जो कि बनाई जाएगी डी नोटिफाइड नोमैडिक कम्युनिटीज एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज के लिए, दैट इज आंसर इज डी. तो इनके लिए स्पेशल स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी. ओके, और दिस विल बी सेटअप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट में आएगा, और कमेटी भी अभी बनाई जानी है नीति आयोग के अंदर. ओके, और पहले ही इनके ऊपर 2 कमेटीज हम डिस्कस कर चुके, बनाई गई हैं, दैट इज रेनके एंड इदाते कमीशन. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. तो उज्ज्वला योजना फ्री एलपीजी कनेक्शंस देने के लिए होम मेकर्स को, बिल्कुल सही है. सेकंड इज लेस देन 70% ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम मुद्रा योजना विमेन, गलत है. बजट में क्लियर दिया गया है कि 70% से ज़्यादा, मोर देन 70% बेनिफिशियरीज आर विमेन. ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज पीएम मातृ वंदना योजना इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू ऑल मदर्स. नो, इट इज़ फॉर प्रेग्नेंट विमेन ओनली. फाइनेंशियल सपोर्ट प्रेग्नेंट वुमेन को देने के लिए है, और इस योजना के बारे में आप मुझे डिटेल में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. डी इज ऑल्सो रॉन्ग, मैटर्निटी लीव इज एक्सटेंडेड टू 24 वीक्स, नहीं 26 हफ्ते किया गया टू 26 वीक्स. ओके,
नाउ 10th क्वेश्चन इज पैक्योंग एयरपोर्ट इज इन, सो इट इज इन सिक्किम। तो ये क्या बातें थी कि ऑपरेशनल एयरपोर्ट जो हैं वो 100 से ज़्यादा हो गए हैं विद द कमिश्निंग ऑफ पैक्योंग एयरपोर्ट इन सिक्किम। और अरुणाचल प्रदेश भी एयर मैप पे रिसेंटली आया है। कौन सा एयरपोर्ट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो हैं वो पहली बार इंडिया के रेल मैप पे आए हैं। ओके, तो अब रेल सर्विसेज आपको कहाँ पे अवेलेबल है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। नाउ 11th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिमेंशंस फॉर ऑफ विजन फॉर इंडिया 2030। तो इसमें 1 2 3 4 आपके सही आंसर्स हैं। और फिफ्थ जो टॉप प्रोड्यूसर इन स्टील, इसकी कोई बात नहीं की गई है विजन में। तो 10 क्या डायमेंशंस हैं हम पूरे वही देख लेते हैं। तो पहला है फिजिकल और सोशल स्ट्रक्चर बिल्ड करना ईज ऑफ लिविंग के लिए। सेकेंड, डिजिटल इंडिया को क्रिएट करना और गवर्नमेंट प्रोसेसेस को डिजिटाइज करना। इंडिया को पोल्यूशन फ्री बनाना ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन से और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करके, रिन्यूएबल्स का यूज़ करके। फोर्थ है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपेंड करना ताकि मासिव एम्प्लॉयमेंट हो। नेक्स्ट इज क्लीन रिवर्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो रिवर्स की साफ सफाई वगैरह रहे और एफिशिएंट यूज़ हो पानी का माइक्रो इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट इज स्केलिंग अप ऑफ सागरमाला, तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो है पोर्टलेट डेवलपमेंट के लिए है, पोर्ट्स के लिए डेवलपमेंट के लिए है। कोस्टलाइन और ओशियन वाटर्स, इन सबको स्केल अप करना है इंडिया के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इज स्पेस प्रोग्राम जो कि गगनयान है हमारा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम 2022 का, उसके लिए एम करना। नेक्स्ट इज इंडिया को फूड में सेल्फ सफिशिएंट बनाना, एक्सपोर्ट करना और प्रोड्यूस फूड इन द मोस्ट ऑर्गेनिक वे। ओके, देन नेक्स्ट इज हेल्दी इंडिया वाया आयुष्मान भारत विथ विमेन हैविंग इक्वल राइट्स एंड कंसर्न फॉर देयर सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। तो आयुष्मान भारत की पिछले साल बजट में बात हुई थी, इस बार फिर से उसको काफ़ी टारगेट किया गया है। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस नेशन। ये करंट गवर्नमेंट का वैसे भी रहा ही है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी गवर्नमेंट में लोग कम हो और काम ज़्यादा हो, विथ प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेसी। ओके, अब 12th क्वेश्चन है कि यूनियन बजट के हिसाब से रूरल सैनिटेज कवरेज कितना हो चुका है। तो याद रखना 98% हो चुका है। 4R अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट इन बैंकिंग रिफॉर्म्स, तो 4R अप्रोच क्या क्या है, रिकग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स। इसमें रीस्ट्रक्चर जो है वो नहीं है, याद रखना। फिर ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दी अबव। कस्टम्स ड्यूटीज 36 कैपिटल गुड्स पे अबॉलिश हो चुकी है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस का डिजिटाइजेशन हो चुका है और लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए RFID टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ओके, now 15th क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू रेलवे बजट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ओके, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि जो फ्राइट से अर्निंग्स हैं वो पैसेंजर अर्निंग से ज़्यादा हैं और ये पिछले कुछ सालों में ये ऐसे ही रहा है। नेक्स्ट इज 2018-19 को सेफेस्ट ईयर बताया गया है रेलवेज की हिस्ट्री में। सी ऑप्शन इज रॉन्ग, मोर देन हाफ ऑफ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स जो हैं वो एलिमिनेट हो चुके हैं। ऑल दी लेवल क्रॉसिंग्स हैव बीन एलिमिनेटेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बजट। डीज ऑपरेटिंग रेशियो जो है रेलवेज का वो इम्प्रूव हुआ है, तो ये याद रखिएगा 2017-18 में ये 98.4% था और इस साल 96.2% था। सो दिस इज एन इम्प्रूवमेंट। ओके, और 1920 में इसका एस्टिमेट है 95% हो जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो होता क्या है, मेजर ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट रेवेन्यू, ठीक है, तो मैंने आपको कल ही बताया था एक्सपेंडिचर कंपेयर्ड विथ रेवेन्यू। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू गेज द हेल्थ ऑफ रेलवे फाइनेंसेस। 16th क्वेश्चन है कौन से डिपार्टमेंट का नाम रखा गया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। सो इसका आंसर है नन ऑफ दी अबव। और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, दैट इज डिप, इसका नाम रखा गया है अब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। और ये किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। इसमें याद रखना कि ये जो डिप वाला था और जो अब नया नाम है, ये डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये दोनों आपके आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में। और जबकि ये जो बाकी दोनों हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स और दीपम, ये दोनों आपके आते हैं बी और सी ऑप्शन जो है, ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। ओके, 17 क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बजट डिस्कस नहीं किया गया था यूनियन बजट में। तो याद रखना नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल की बात की गई है।
फिर क्रिएशन ऑफ सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न ऐप, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। सिंप्लीफाइड करने की बात हुई है कि टैक्स रिटर्न्स आपको मतलब 24 आवर्स में असेस कर दिए जाएंगे, बहुत क्विक प्रोसेसिंग होगी उसकी, पर ऐसे ऐप क्रिएशन की कोई बात नहीं है। सी इज करेक्ट कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अलग से बनाया जाएगा, एंड फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है वो सारे CPSEs को एक्सटेंड किया जाएगा। ओके, दिस मार्केट प्लेस इज फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट, याद रखना। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टैक्स बेनिफिट्स प्रपोज्ड इन यूनियन बजट, तो इसका आंसर था डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। EDS थ्रेशोल्ड जो है इंटरेस्ट अर्नड पे, ये पहले 10,000 था और अब इसको 40,000 किया गया, 40,000। ओके, तो पोस्ट ऑफिस में जो आपको इंटरेस्ट आप अर्न करते हो उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट होता है सोर्स पे, वो एग्जेम्प्ट किया जाता है, उसका एक थ्रेशोल्ड है। तो पहले 10,000 था, अब इस साल 40,000 का प्रपोजल है, याद रखना ये सारे प्रपोजल्स हैं। ओके, देन 20 की जो पीपल हैविंग ग्रॉस इनकम अप टू 5 लाख, ये 5 लाख नहीं होगा, ये 6.5 लाख होगा। अगेन डी एंड सी आर इंटरचेंज्ड। जिनकी 7 लाख तक की इनकम है उनके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा इफ दे इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, स्पेसिफाइड सेविंग्स एंड इंश्योरेंस। ओके, और सी है कि वही कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को 5 लाख तक का एग्जेम्पशन मिला हुआ है एंड दे डोंट हैव टू पे एनी इनकम टैक्स। ओके, so answer would be D. Now 19th question is incorrect statement बताना है with respect to fiscal deficit, so answer for this is D. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो 2018-19 यानी पिछला साल था उसका फिस्कल डेफिसिट 3.4% था, एंड 20 की जो उसके पिछले साल था लास्ट टू लास्ट ईयर दैट इज 2017-18, उसका फिस्कल डेफिसिट 3.5% था। टारगेट फॉर दिस ईयर दैट इज 2019-20 का टारगेट 3.4% पे ही रखा गया, यानी जो साल था। सो अब FRBM एक्ट जो आया था उसने 2020-21 तक टारगेट रखा था कि सेंटर को अपना ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट 3% पे लेकर आना है। इट्स नॉट 2.5%, 3% पे लेकर आना है। ठीक है, तो अब 3.4% रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि द नेक्स्ट गवर्नमेंट विल हैव एन अपहिल टास्क टू मीट दी FRBM टारगेट्स। ओके, एक साल में मतलब 3.4 से 3% लेकर आना बहुत मुश्किल बात है। Now last question, which of the following banks is not freed from PCA, that is prompt corrective action norms? तो 11 banks थी टोटल, there were 11 banks in PCA norms, out of which 3 have been freed, that is A, B and C. अब इन ऑप्शंस में बैंक ऑफ इंडिया को नहीं किया, सॉरी B, C and D, इंडियन ओवरसीज बैंक को नहीं फ्री किया गया है। तो अब 8 बैंक जो बची हैं PCA नॉर्म्स में वो कौन कौन सी हैं? इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, IDBI बैंक, UCO बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड देना बैंक। तो ये अभी भी PCA फ्रेमवर्क में है, जो कि PCA फ्रेमवर्क से होता क्या है, लैंडिंग रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं एंड दे कैन नॉट एक्सपैंड, ओके, अमंग अदर कर्ब्स। तो कई सारे कर्ब्स लगा देती है RBI कि जब तक आप अपने NPA वगैरह अपने नीचे नहीं लेकर आओगे तब तक मतलब आपको PCA में रखा जाएगा, ना आप ज़्यादा लैंड कर सकते हो, ना आप अपनी ब्रांचेस को एक्सपैंड कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द बजट फ्रेंड्स। और इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाते हैं तो वो डेली एनालिसिस में कवर आपके हो ही जाएंगे, एंड काफ़ी कुछ कवर हो चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रिवाइज दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, एंड प्लीज़ शेयर एंड गिव योर फीडबैक, एंड that's all, and have a nice day.